नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। एक आलीशान से बंगले के आलीशान कमरे के बीचों बीच रखे हुए बेड पर एक लड़की बैठी हुई थी। आज उसकी सुहाग रात थी, लेकिन ये कैसी दुल्हन थी जिसके शरीर पर ना शादी का जोड़ा था और ना ही सुहाग की कोई निशानी। ना चेहरे पर नई दुल्हन जैसा नूर और ना ही आंखों में कोई ख्वाब था। अगर था तो सिर्फ एक और सिर्फ कड़वाहट और बेबसी। उस लड़की का नाम था नियति। नियति आहूजा। उसका नाम जरूर नियति था, लेकिन उसकी नियति ज़रूरत से ज़्यादा ही अजीब थी। उसने ऑरेंज कलर की एक बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी और एक वह उसके पल्लू को बार बार अपनी उंगलियों से लपेट रही थी, जिससे उसकी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में नमी भरी हुई थी और चेहरे पर बेबसी भरे भाव। वह बेड के एक किनारे पर बैठी हुई सोच ही रही थी कि पिछले चंद दिनों ने उसकी जिंदगी कैसे पलट कर रख दी थी। वैसे तो उसकी जिंदगी में कुछ खास कभी नहीं रहा था, लेकिन अब जो हुआ था उसमें किसी ने उसको कुछ पूछा नहीं, बल्कि अपना फैसला सुना दिया। यह कहें कि मजबूर कर दिया। उसकी ज़िंदगी इतनी ही बड़ी हकीकत को स्वीकार करने का तो उसे समय तक नहीं दिया गया था। लगभग 15 दिन पहले नीति के घर में जैसे कोई तूफान आ गया था। उसके पिता और उसकी बड़ी बहन आपस में बुरी तरह से झगड़ रहे थे। सोनी आहूजा, नीति की बड़ी बहन, बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाई, डैड, आप जानते भी हो आप क्या कर रहे हो। मैं उस इंसान से शादी हरगिज नहीं करूँगी जिसे मैं पर्सनली जानती नहीं हूँ। सोनी, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम जानती भी हो कि किसके बारे में बात कर रही हो। अरे, फेरगिल खानदान का सबसे बेटा है वह। एकाग्र फेरगिल। उसकी पहचान के लिए उसका नाम ही काफ़ी है। और तुम कह रही हो कि तुम उसे पर्सनली नहीं जानती। नियति के पिता संदीप आहूजा भी बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोले। सोनी ने अपने सामने रखी हुई अंगूठी को जोर से फेंकते हुए कहा, डैड, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं और इस विवाह पर शादी करने के लिए तैयार भी हो जाऊं, तो भी मैं ये शादी नहीं करूंगी, क्योंकि यह शादी है ही नहीं। पहले तो आप ये डील, जिसका हिस्सा मैं किसी भी हालात में नहीं बनने वाली हूँ, अगर ये डील है तो भी क्या बुरा है। संदीप आहूजा ने उस अंगूठी को उठाया और सोनी को तर्क दिया, जिसे सुनकर सोनी एक पल के लिए खामोश हुई, पर फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, डैड, डील अपनी जगह होती है और शादी अपनी जगह। यह क्या बात हुई कि वह किसी भी तरह की कोई सेरेमनी नहीं रखना चाहता था। यहाँ तक कि वह मंदिर में रीति रिवाज से भी शादी नहीं करता चाहता था, क्योंकि मिलना नहीं था और सिर्फ कोर्ट मैरिज करना चाहता था, वह भी अपने तरीके से। आप रजिस्ट्रार को यहाँ भेज देगा ताकि वह मेरे फाइल ले लें और खुद भी साइन कर देगा और हमारी शादी रजिस्ट्रार हो जाएगी और उसके बाद मुझे उसके घर पर रहना होगा। यह क्या तरीका हुआ डैड? अगर उसे शादी करनी है तो तरीके से करे ना। मेरा अपना भी कोई सर्कल है। मैं वहाँ सबको क्या जवाब दूंगी? क्या कहूँगी कि मेरा कौन हस्बैंड है, या फिर मैंने शादी सोशल तरीके से क्यों नहीं की? मैं एक आम लड़की हूँ डैड, और मेरे अपने शादी को लेकर बहुत से ख्वाब हैं जिन्हें मैं इस तरह से खराब नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो अपनी शादी को एक ड्रीम वेडिंग बनाने का सोचा था, लेकिन यह तो बॉन्डिंग ही नहीं है। सोनी ने खुद को बचाने की कोशिश की, और उसकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही भी थी। कोई भी लड़की इस तरह की शादी के लिए भला क्यों
मानेगी। और ऐसी आखिर कौन सी वजह थी जो एकाग्र अपनी फादी को फोफल नहीं बनाना चाहता था? क्यों उसने फादी के लिए सिर्फ और सिर्फ फोनी को चुना था? संदीप जी ने उसे गहरी नज़रों से देखा और बोले, क्या तुम उससे शादी उसके चेहरे पर निशान की वजह से नहीं करना चाहती हो? क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा चूजी हो। ऐसे में किसी एक तरह से लड़के से शादी करना भी शायद तुम्हारी फान के खिलाफ हो। सच तो यही था कि वह उसके शादी उसके चेहरे पर मौजूद निशान की वजह से नहीं करना चाहती थी। दरअसल उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान था जो उसके माथे से लेकर गाल तक गया था। पर शादी से इनकार की एक और वजह थी, एकाग्र का खुद को रिजर्व रखना। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके बावजूद भी एकाग्र का कभी कोई इंटरव्यू या फिर कोई न्यूज़ कभी नहीं थे। लोगों ने उसको बहुत ही कम देखा था। सिर्फ उसके बिजनेस सर्कल के लोग ही उसे जानते थे। उसे सफल होते कभी किसी ने देखा ही नहीं था। इसीलिए कोई उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था कि एकाग्र दिखता कैसा है। पर हाँ, उसने ये ज़रूर सुना था कि एकाग्र बहुत ज़्यादा क्रूअल और कोल्ड हार्टेड इंसान है और वह अपनी ज़िंदगी किसी भी इंसान के साथ नहीं बिताना चाहता है। नहीं डैड, वजह ये नहीं, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। सोनी ने अपने पिता को समझाने की एक आखिरी कोशिश की और शायद इस बार उसकी एक कोशिश कामयाब हो गई। संदीप जी सोनी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वे खुद जानते थे कि इस शादी से भले ही उन्हें फाइनेंशियली ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन बदले में उन्हें अपनी लाडली बेटी की पूरी ज़िंदगी को एक नरक में ढकेलना होगा, क्योंकि वे एकाग्र के डिपार्टमेंट से अनजान नहीं थे। संदीप जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वह एकाग्र शेरगिल को इस शादी के लिए इनकार नहीं कर सकते थे। वह अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए तो सोनी उनके पास आई और बोली, जब उसे किसी तरह की सेरेमनी रखनी ही नहीं है तो क्यों ना हम मेरी जगह नीति की शादी उससे करवा दें। ये सुनकर संदीप जी ने नजरें उठाकर उसे हैरानी से देखा और बोले, जानती भी हो कि क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि जब उसे पता चलेगा कि हमने उसकी शादी तुम्हारी जगह नीति से करवाई है तो वह हमें छोड़ेगा? डैड, आप उससे इतना क्यों डर रहे हैं? माना कि वो इस शादी के बदले हमें 100 करोड़ रुपए देगा, लेकिन इतनी सारी शर्तें अपनी तरफ से भी तो रहा है। अगर ऐसे में हम एक अपनी बात उससे मनवा लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? और फिर जिस तरह का उसका रवैया है, मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ेगा उसकी शादी किससे हुई और किससे नहीं। और क्या आप नियति को नहीं जानते? वह तो वैसे भी सिर हिलाकर सबकी बात मानती है, तो भला उसे नियति क्यों पसंद नहीं आएगी? सोनी ने कहा तो संदीप जी को उसकी बात सही लगी और उन्होंने सोनी की जगह नियति को एकाग्र शेरगिल की बीवी बना दिया। आज सुबह ही उसके घर पर एकाग्र शेरगिल का मैनेजर इमरान रजिस्ट्रार ऑफिसर को अपने साथ लेकर आया और मैरिज रजिस्टर पर नीति के फाइन लेकर चला गया। और वह बिना किसी शादी, बिना मेहमान, बिना किसी रस्म, बिना मेहंदी हल्दी फेरे के एकाग्र शेरगिल की बीवी बनकर शेरगिल विला में आ गई थी। जैसा कि उसने पहले ही सोचा था, यहाँ भी उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। उसे घर की एक नौकरानी ने एक कमरे में पहुँचा दिया था
जहाँ बैठी हुई वह फिलहाल अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिसके नाम के सिवाय उसे कुछ भी मालूम नहीं था। नियति अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ आई और उसने अपनी गहरी नज़र उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो सामने दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। उसे देखते ही उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल आया कि क्या यह उसका पति एकाग्र शेरगिल है। वो उसे और भी ज़्यादा गौर से देखने लगी थी। कुछ अलग ही औरा था उस इंसान का। चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे, पर जिस तरह से वह खड़ा था उससे साफ पता चल रहा था कि वह इंसान कितना ज़्यादा रौब रखता है। काफ़ी घने बाल थे जिन्हें जेल से अच्छे से सेट किया गया था और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी था, लेकिन उस खूबसूरत चेहरे पर एक चोट का निशान था जो उसके माथे से लेकर गाल तक चला गया था, जो कुछ हद तक खौफनाक भी लग रहा था। लेकिन अगर इस निशान को छोड़ दें तो वह वाकई में काफ़ी हैंडसम था, लेकिन फिर भी वह कुछ सख्त दिख रहा था, या कि कहें कि फर्द एकाग्र की नज़रें भी नियति पर थीं और नियति एकटक उसे देखे जा रही थी। जब नियति उसकी नज़रों का ताप बर्दाश्त न कर सकी तो उसने अपनी नज़रें झट से हटा ली और एकाग्र उस कमरे में पसरी हुई खामोशी को तोड़ते हुए बोला, तुम तो सोनी नहीं हो। एकाग्र के सामने बेड पर एक किनारे पर जो लड़की बैठी थी वह बेशक सोनी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी गहरी नीली आंखें किसी का भी दिल लूट लेने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन एकाग्र को इस वक्त अपनी पत्नी के रूप में जिसकी तलब थी वह ये लड़की नहीं थी। उसे इस लड़की से शादी नहीं करनी थी, उसे तो आहूजा परिवार की बेटी से शादी करनी थी। और इस लड़की ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया था और ये बात उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। उसकी बात से नियति ये समझ गई कि उसे नहीं मालूम कि उसकी शादी सोनी की जगह उससे हुई है, लेकिन अब शादी तो हो चुकी थी, इसीलिए वह अपनी साड़ी संभालते हुए सहजता से आगे बढ़ी और उसकी तरफ कुछ इशारे करने लगी। ये देख एकाग्र ने अपनी भौहें चढ़ाईं और असमंजस भरे लहजे में बोला, यह तुम क्या कर रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो, ये इशारे क्यों कर रही हो? एकाग्र की बातों से नियति एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसे एहसास हुआ कि नियति के साथ साथ एकाग्र को भी ठगा गया है। इस बिजनेस डील में सिर्फ एक बही नहीं थी जिसके ख्वाब अधूरे रह गए थे। उसके सामने जो इंसान खड़ा था उसके भी ख्वाबों को उससे छीन लिया गया था, वह भी उसे बिना बताए। जिस जगह इस वक्त वह दोनों खड़े थे वहाँ से देखने पर नियति खुद को एकाग्र से बेहतर स्थिति में भी समझ रही थी, क्योंकि कम से कम उसे कुछ तो मालूम था। लेकिन एकाग्र तो जैसे हर सच से पूरी तरह से अनजान था। अपनी अजीबोगरीब किस्मत पर वह अजीब तरह से मुस्कुराई और अपने पास पहले से मौजूद पेन और पेपर को अपने बैग से निकाला और उसके लिए उस पेपर पर कुछ लिखने लगी। ये देखकर एकाग्र की आंखों में कुछ हैरत उतरी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। वही कुछ लिखने के बाद नियति ने वह पेपर उसकी तरफ बढ़ाया तो अगले ही पल एकाग्र की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। मतलब तुम बोल नहीं सकती, एकाग्र ने बेहद सर्द लहजे में कहा। ये सुन नियति ने उसे सांकेतिक भाषा से कुछ समझाने की कोशिश की, बजाय अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, क्योंकि वह जानती थी उसकी भाषा को वह समझ नहीं पाएगा। नियति के इस जवाब ने उसके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था।
उसने वह कागज अपनी मुट्ठी में बुरी तरह से मरोड़ा और जमीन पर जोर से फेंक दिया। वह पलटा और अपने गुस्से को काबू में करने के लिए जोर से हंसा और फिर से नेति की तरफ मुड़ा और अपने सामने नेति को देखकर उसका गुस्सा एक बार फिर से अपनी हद पार कर गया था। वह उसके चारों तरफ घूमते हुए चिल्लाकर बोला, संदीप आहूजा का भी जवाब नहीं, हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी उसकी। वह ये अच्छी तरह से जानता था कि मैंने ये शादी का प्रस्ताव उसकी बड़ी बेटी सोनी के लिए भेजा था। वह सोनी है जिससे मैं शादी करना चाहता था। उसके बावजूद भी उसने मेरी शादी एक गूंगी और आहूजा परिवार के टुकड़ों पर पलने वाली एक गोद ली हुई लड़की से करवा दी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्या वह भूल गया है कि उसके सामने एक गागरफेर गिल है? उसने मेरे साथ ये घिनौना खेल कैसे खेला है? कैसे उसने एक गूंगी लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया है? एक ऐसी लड़की जिससे ना मैं माँ का पता और ना ही बाप का। पता नहीं किसका खून है उसकी रगों में फिर रही। उसका खुद का कोई सरनेम नहीं, उसे एकाग्रफेर गिल का सरनेम दे दिया है। वह कहते हुए एकाग्र रुक गया और अपनी गहरी आग उगलती नज़रों से उसे देखने लगा। एकाग्र के कहे हुए शब्दों के कारण नेति की सांस रुक गई और उसने धीरे से अपनी आंखें नीची कर ली। उसके सामने खड़ा हुआ इंसान उसका पति था और किस तरह से उसे ही गाली देकर जलील कर रहा था। पहले ही क्या उसकी किस्मत में कम परेशानियां थीं जो भगवान ने एक और परेशानी उसके नसीब में लिख दी थी। एकाग्र कुछ देर तो खड़ा उसकी झुकी हुई गर्दन को देखता रहा और फिर उसने उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगली लगाकर उसके चेहरे को ऊपर किया और उन्हें नीली आंखों में देखते हुए बेहद सख्त और सर्द लहजे में बोला, तुम्हारे परिवार को लगता है कि मुझे मूर्ख बनाना बहुत आसान है। नीति को इस वक्त एकाग्र से बहुत डर लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर मींच लिया था। उसे डर था कि कहीं वह गुस्से में आकर उसे घर से बाहर ना निकाल दें। अगर ऐसा हो गया तो इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान नियति का होगा, क्योंकि अगर ये शादी आज ही ख़त्म हो गई तो संदीप आहूजा उसकी दादी का इलाज नहीं करवाएगा। हाँ, उसकी दादी, जिसके लिए मजबूरी में आकर ही सही उसने ये शादी की थी। नेति उसे सब समझाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी की ठंडी आंखों को देख कर उसे लगा कि उसकी सांसें तंग हो गई हैं और गला बंद हो गया है। उसकी नमी भरी आंखों को देखकर एकाग्र अचानक बोला, अच्छा छोड़ो इन बातों को, जाओ वहाँ जाकर बैठो। कहते हुए उसने बेड की तरफ इशारा किया। क्या अब एकाग्र उसके यहाँ रुकने के लिए सहमत हो गया था? उसकी बात सुनकर नियति पहले तो खुश हुई और जल्दी से उसकी बताई हुई जगह पर जाकर बैठ गई। वह उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि जो इंसान अभी अभी इतना गुस्सा कर रहा था, अचानक से वह उस पर इतना मेहरबान कैसे हो गया है? क्या कोई और भी वजह है इस मेहरबानी की? पता नहीं यहाँ रहने पर उसे किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। और यही सब सोचते सोचते उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा था। एकाग्र ने अपना कोट उतार कर वहाँ स्टैंड पर टांगा और फिर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को खोलते हुए बोला, इधर आओ मेरे पास। ये सुनते ही उसकी घबराहट अपने चरम पर पहुंच गई थी। वह गर्दन झुकाकर इधर उधर नजरें कर रही थी और उसकी झिझक को देखकर एकाग्र को लगा कि उसकी फैमिली की तरफ से इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद
भी वह उसे नखरे दिखा रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।